गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस की आज की क्लास में दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे जहां से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आप लोग इस क्लास को जरूर देख कर जाइएगा। एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक आपको 100% फायदा होगा दोस्तों 3-4 क्वेश्चन का। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला टॉपिक है दोस्तों भारत और उसके पड़ोसी देश। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत की लंबाई कितनी है नॉर्थ से लेकर साउथ तक, और भारत की लंबाई कितनी है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, वो ध्यान में रखिएगा। तो वर्तमान समय में दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो ये हैं दिल्ली, पुदुचेरी, लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर, फिर उसके बाद 8वां है दमन दीव और दादर नागर हवेली। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 2020 को। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि दमन दीव और दादर नागर हवेली का विलय कब किया गया? तो ये किया गया 26 जनवरी 2020 को। तो वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर अगला पॉइंट आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि भारत की लंबाई नॉर्थ से लेकर साउथ तक अर्थात उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी है? तो वो है 3214 किलोमीटर। फिर इसी में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत की लंबाई ईस्ट से लेकर वेस्ट तक या पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितनी है? तो वो है 2933 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर और भारत के मुख्य तट रेखा या कोस्टल लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 6100 किलोमीटर। और भारत के मुख्य तट रेखा की लंबाई जब उसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल होते हैं तब हो जाती है 7516 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत की कुल जो तट रेखा की लंबाई या कोस्टल लाइन है दोस्तों उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर, लेकिन जब उसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल कर लिया जाता है तब भारत के जो मुख्य तट रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है? तो वो हो जाती है 7516 किलोमीटर। बाकी लक्षद्वीप से आप लोग 1-2 पॉइंट और ध्यान में रखिएगा कि लक्षद्वीप की राजधानी है दोस्तों कवरत्ती और लक्षद्वीप कुल 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। और लक्षद्वीप ये कहाँ पर पड़ता है, किस ओशियन में? तो ये पड़ता है अरब सागर में। और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप हैं दोस्तों या आइलैंड हैं ये पड़ते हैं बे ऑफ बंगाल के दक्षिण में हिंद महासागर में। तो इतनी बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर और मुख्य तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। फिर उसके बाद मुख्य तट रेखा की लंबाई हो जाती है 7516 किलोमीटर जब उसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल कर लिए जाते हैं। तो इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। और ये 7 देश कौन कौन से हैं जिनके साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है? तो इन 7 देशों को दोस्तों एक क्रम से ध्यान रखने के लिए आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, बचपन में भूल, जिसमें ब से हो गया बांग्लादेश,
च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, म से हो गया म्यांमार, भू से हो गया भूटान और ल का मतलब अ समझिएगा जो कि हो गया अफगानिस्तान। और ये दोस्तों इसी क्रम में ही सीमा साझा करते हैं, मतलब बांग्लादेश भारत के साथ मैक्सिमम सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश और भारत के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसकी लंबाई है लगभग दोस्तों 4096 किलोमीटर। और अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे मिनिमम या सबसे कम सीमा साझा करता है। तो भारत के कुल 7 देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है। और ये 7 देशों को आपको एकदम एक क्रम से ध्यान रखने के लिए एक ट्रिक याद रखनी होगी जो कि है बचपन में भूल, जिसमें ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, म से हो गया म्यांमार, भू से हो गया भूटान और ल का मतलब अ समझिएगा, अ का मतलब हो गया अफगानिस्तान। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत के कुल 17 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाते हैं, जिसमें जो पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है वो है सबसे लंबी और वो है लगभग 2021 किलोमीटर। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गुजरात राज्य भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है। और ये क्वेश्चन आज पूछा था दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर में कि भारत के किस राज्य की जो तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है, तो आंसर होगा गुजरात। इसके बाद पहला पड़ोसी देश आप लोग ध्यान में रखिएगा पाकिस्तान। और यहाँ से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ की मुद्रा है या करेंसी है रुपया। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। फिर यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो LOC है ये कहाँ पर है, तो जैसे देख लीजिए ये हो गया मान लीजिए अपना जम्मू और कश्मीर, तो ये JNK है दोस्तों पूरा, तो ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट ये चला गया है पाकिस्तान के पास और इसको कहा जाता है POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये वाला जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है ये है भारत के पास। तो इससे POK और जो भारत के पास शेष जम्मू कश्मीर का हिस्सा है दोस्तों उसके बीच में जो लाइन है उसको कहा जाता है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, बाकी LOC कहाँ पर है, तो LOC दोस्तों POK मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है और जो शेष भारत के पास कश्मीर है उसके बीच में जो लाइन है उसको कहा जाता है LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था कब, तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में। इसके पहले दोस्तों ये पाकिस्तान का ही भाग था, लेकिन भारत की हेल्प से 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको दोस्तों आज़ाद करा दिया गया और वो बना बांग्लादेश। तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में। फिर शिमला समझौता ये कब हुआ, तो शिमला समझौता हुआ दोस्तों 1972 में। फिर अगला पॉइंट है सिंधु जल समझौता या सिंधु जल संधि, ये कब हुई, तो सिंधु जल समझौता ये हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में। और इस समझौते के अंतर्गत भारत का अधिकार था दोस्तों ब्यास, रावी और सतलुज नदी पर और पाकिस्तान का अधिकार है सिंधु, झेलम और चेनाब नदी पर, जिसे दोस्तों अभी भारत सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है सिंधु जल समझौते को। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, जिसके अंतर्गत भारत का अधिकार है ब्यास, रावी और सतलुज नदियों पर और पाकिस्तान का अधिकार है सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों पर। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर। ये दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और
इसको भारत ने वापस से दोस्तों कब्जा किया था ऑपरेशन मेघदूत के जरिए। और ये ऑपरेशन मेघदूत कब किया गया? सियाचिन ग्लेशियर में। तो ये किया गया 1984 में। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो सर्दियों के समय में 1984 में दोस्तों भारतीय सेना वहाँ से नीचे आ गई थी। और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी की हेल्प से दोस्तों पाकिस्तान ने अपना सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया। तो भारत ने इसके बाद वहां पर लॉन्च किया ऑपरेशन मेघदूत 1984 में। और इसी के द्वारा उसने सियाचिन ग्लेशियर को दोबारा से भारत का हिस्सा बना दिया। तो इस प्रकार से सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड। क्या है? तो वो है सियाचिन ग्लेशियर, जिसको भारत ने आप अपने हिस्से में वापस से मिला लिया ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में। इसके बाद दोस्तों आप लोग जम्मू कश्मीर की कुछ प्रमुख परियोजनाओं को ध्यान में रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और यह दोस्तों ऐसी परियोजनाएं हैं जम्मू और कश्मीर की जिस पर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद चलता है, इसीलिए ये हो जाती है इंपॉर्टेंट। तो इसमें सबसे पहली परियोजना आप लोग ध्यान में रखिएगा, किशन गंगा परियोजना। और ये किस नदी पर है? तो यह है किशन गंगा नदी पर। फिर अगला है बलिहार परियोजना। बलिहार परियोजना ये किस नदी पर है? तो ये है चेनाब पर। फिर अगला है तुलबुल परियोजना, ये किस नदी पर है? तो ये है झेलम नदी पर। फिर इसके बाद है नीमो बाजगो परियोजना, ये किस नदी पर है? तो ये है सिंधु नदी पर। फिर इसके बाद अगला पड़ोसी देश है चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग और वहाँ की करेंसी है युआन। और यहाँ से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। बाकी LAC जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भी भारत और चीन के बीच में है। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, पंचशील समझौता, ये हुआ था 1954 में भारत और चीन के बीच में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है भारत के 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कि चीन के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। इन 5 राज्यों को याद रखने के लिए दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा झूसा, क्योंकि चीन वाले दोस्तों झू झा ज़्यादा बोलते हैं, तो इसी से आप लोग एक ट्रिक बनाइएगा, झूसा JHUSA झूसा, जिसमें J से हो गया जम्मू और कश्मीर, H से हो गया हिमाचल प्रदेश, U से हो गया उत्तराखंड, S से हो गया सिक्किम और A से हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि चीन के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो वो हैं जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगला पड़ोसी देश है दोस्तों नेपाल, जहां की राजधानी है काठमांडू और वहां पर भी चलता है रुपया। फिर नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पंचेश्वर परियोजना, ये स्थित है दोस्तों काली नदी पर, जिसे हम लोग शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पंचेश्वर परियोजना यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये स्थित है काली नदी या जिसे हम लोग शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। फिर मधेसी समुदाय, ये दोस्तों नेपाल का एक प्रमुख कम्युनिटी है। तो मधेसी समुदाय ये लोग कहाँ पर रहते हैं? तो मधेसी समुदाय के लोग रहते हैं नेपाल में। फिर अगला पड़ोसी है म्यांमार, जहाँ की राजधानी है दोस्तों नेपियडा और करेंसी है क्यात। और भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और ये राज्य हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बाकी जो पटकाई पहाड़ी है दोस्तों, ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। तो भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती है पटकाई पहाड़ी।
उसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो रोहिंग्या समुदाय या रोहिंग्या कम्युनिटी है ये कहाँ की है, तो ये है दोस्तों म्यांमार की। फिर अगला पड़ोसी देश है दोस्तों बांग्लादेश, जहां की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। और भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, और ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ जगहों पर विवाद है, तो वो क्या क्या है, तो उसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा फर्रुखाबाद या फरक्का बैराज, ये स्थित है दोस्तों गंगा नदी पर। और उसके बाद आपको ध्यान में रखना है 3 बीघा कॉरिडोर। फिर अगला है टिपाईमुख बांध परियोजना, जो कि स्थित है दोस्तों बराक नदी पर मणिपुर में। और न्यू मूर द्वीप, ये स्थित है दोस्तों बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में, न्यू मूर द्वीप। तो ये कुछ स्थान है दोस्तों जिस पर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद चलता है, तो ये है इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फर्रुखाबाद जो कि स्थित है गंगा नदी पर, 3 बीघा कॉरिडोर, और टिपाईमुख बांध परियोजना जो कि स्थित है दोस्तों बराक नदी पर मणिपुर में, और न्यू मूर द्वीप जो कि स्थित है बंगाल की खाड़ी में। इन सभी पर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद चलता है। फिर इसके बाद अगला पड़ोसी देश दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा भूटान, जहां की राजधानी है थिम्पू। और भूटान के साथ दोस्तों भारत के बहुत ही शांतिपूर्ण संबंध हैं, और भूटान भारत का महत्वपूर्ण राजनीतिक सहयोगी है। तो भूटान से बस इतना ही आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की राजधानी है दोस्तों काबुल, और यहाँ की मुद्रा है अफगानी। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो है डूरंड लाइन या डूरंड रेखा। और एक चीज़ और दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा है डूरंड लाइन, और यही डूरंड रेखा या डूरंड लाइन भी दोस्तों किसके बीच में है, तो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी बीच में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग भारत के जो समुद्री पड़ोसी देश हैं उनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये हैं 2, पहला है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। जिसमें श्रीलंका से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसकी 2 राजधानियां हैं दोस्तों, एक हो गई श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, दूसरा हो गया कोलंबो। और श्रीलंका की करेंसी या मुद्रा है रुपया। बाकी मालदीव की राजधानी है माले, और यहाँ की मुद्रा है रुपया। बाकी नोट्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पाक जलद मरुमध्य या पाक स्ट्रेट, ये दोस्तों स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में। और मन्नार की खाड़ी, ये भी स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत के 7 बहन राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत के 7 बहन राज्य कहे जाते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। तो यहाँ से दोस्तों आज क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में कि भारत के 7 बहन राज्यों का भाग कौन सा राज्य नहीं है, तो उसमें ऑप्शन था 1 सिक्किम और वेस्ट बंगाल। यही ऑप्शन दोस्तों सही था, जिसमें था सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि भारत के 7 बहन राज्य कौन कौन से हैं, तो वो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। इसके बाद अगला टॉपिक आप लोग देखिए दोस्तों आज की क्लास का, भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा सिक्किम राज्य में स्थित प्रमुख पर्वतीय दर्रे कौन कौन से हैं। तो सिक्किम राज्य में स्थित दर्रे हैं दोस्तों नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। जिसमें नाथुला दर्रे से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह ओल्ड सिल्क रूट का हिस्सा था। तो सिक्किम में स्थित दर्रे हैं नाथुला और जेलेपला। इसके बाद
अगला राज्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख पर्वतीय दर्रे हैं यांगयप दर्रा, दीफू दर्रा, पंगसौ दर्रा और बूमडिला दर्रा, जिसमें बूमडिला दर्रे को दोस्तों गेटवे ऑफ अरुणाचल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा लद्दाख राज्य में स्थित कुछ प्रमुख पर्वतीय दर्रे। तो लद्दाख में स्थित है काराकोरम दर्रा और खारदुंगला दर्रा, जिसमें खारदुंगला दर्रे से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह दोस्तों ट्रांस हिमालय के अंदर आता है खारदुंगला दर्रा, और इसी खारदुंगला दर्रे पर स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि है हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड। फिर अगला है मणिपुर राज्य, और मणिपुर राज्य से बस एक आप लोग प्रमुख पर्वतीय दर्रा ध्यान में रखिएगा जो कि है तुजु दर्रा। तो तुजु दर्रा ये किस राज्य में है? तो तुजु दर्रा स्थित है मणिपुर राज्य में। फिर इसके बाद अगला राज्य आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्तराखंड, और यहाँ के प्रमुख पर्वतीय दर्रे हैं दोस्तों नीति दर्रा, माना दर्रा और लीपू लेक दर्रा। फिर लीपू लेक दर्रे से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो लीपू लेक दर्रा है जो कि स्थित है उत्तराखंड में, यह है दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है। फिर इसके बाद है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा और बारालाचा ला दर्रा, जिसमें रोहतांग दर्रे से आपको ध्यान में रखना है कि ये जो रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में, इससे दोस्तों मनाली और लेह का मार्ग जाता है। फिर सिपकीला दर्रे से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिपकीला दर्रे से भारत में सतलुज नदी प्रवेश करती है। इसके बाद अगला राज्य है जम्मू कश्मीर, और यहाँ के प्रमुख पर्वतीय दर्रे हैं पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बोरचिल दर्रा, जिसमें बनिहाल दर्रे से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो बनिहाल दर्रा है ये दोस्तों आता है पीर पंजाल श्रेणी में, और जो जवाहर सुरंग है वो किस दर्रे में स्थित है? तो वो स्थित है बनिहाल दर्रे में। फिर जो जोजिला दर्रा है दोस्तों उसे गेटवे टू लद्दाख कहा जाता है, और इसी जोजिला दर्रे से होकर जाता है नेशनल हाईवे 1 या NH1। फिर एक हो गया दोस्तों बोरचिल दर्रा। तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बोरचिल दर्रा, जिसमें ये जो जोजिला है दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है महाराष्ट्र में स्थित कुछ प्रमुख पर्वतीय दर्रे। तो महाराष्ट्र में है तो दोस्तों थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा। फिर केरल में कौन कौन से दर्रे हैं? तो केरल राज्य में स्थित है दोस्तों पाल घाट दर्रा और सीनकोट दर्रा। इसके बाद नोट्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जोजिला दर्रा ये जोड़ता है दोस्तों श्रीनगर और लेह को, और लीपू लेक दर्रा जो कि स्थित है उत्तराखंड में, ये भारत, नेपाल और चीन तीनों देशों को दोस्तों कनेक्ट करता है लीपू लेक दर्रा। और तीसरा है पांग साउ दर्रा, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो पांग साउ दर्रा ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, और ये पांग साउ दर्रा भारत और म्यांमार को भी जोड़ता है। तो जोजिला दर्रे से आपको ध्यान में रखना है कि जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में, बाकी ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। फिर अगला है लीपू लेक दर्रा, ये स्थित है उत्तराखंड में, और ये भारत, नेपाल और चीन को दोस्तों एक साथ जोड़ता है। फिर अगला है पांग साउ दर्रा जो कि स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, और ये पांग साउ दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है। इसके बाद अगला टॉपिक है आज की क्लास का दोस्तों भारत की प्रमुख झीलें, और इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए प्राकृतिक झीलें कौन कौन सी हैं, और प्राकृतिक झीलों में भी सबसे पहले देखना है कि खारे पानी की झीलें कौन सी हैं भारत में। तो
भारत में खारे पानी की प्राकृतिक झीलों में आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा चिल्का झील। और ये चिल्का झील कहाँ पर है, किस राज्य में, तो चिल्का झील स्थित है उड़ीसा राज्य में। और ये चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील है और यह दोस्तों एक रामसर साइट भी है। फिर उसके बाद दूसरी आप लोग ध्यान में रखिएगा पुलिकट झील, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। बाकी ये खारे पानी की भारत में दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो प्राकृतिक झीलों में जो खारे पानी की झील है उसमें आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले चिल्का झील, जो कि है उड़ीसा में। और चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और वो यह दोस्तों एक रामसर स्थल या साइट भी है। फिर उसके बाद दूसरा आपको ध्यान में रखना है पुलिकट झील, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में और यह भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत में मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें कौन कौन सी हैं। तो भारत में मीठे पानी की प्राकृतिक झीलों में सबसे पहला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा वुलर झील, जो कि स्थित है जम्मू और कश्मीर में। और ये वुलर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर दूसरी जो मीठे पानी की प्राकृतिक झील है दोस्तों भारत में, उसका नाम है डल झील, जो कि स्थित है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में और इसे कश्मीर की शान भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अगली जो मीठे पानी की भारत में झील है उसका नाम है लोकटक झील। और ये लोकटक झील कहाँ पर है, तो ये स्थित है मणिपुर में। और इसी लोकटक झील में स्थित है दोस्तों एक तैरता हुआ द्वीप जिसे हम लोग कहते हैं फम डीज। या लोकटक झील में एक स्थित है तैरता हुआ आइलैंड जिसे फम दीज के नाम से जाना जाता है। फिर इसी लोकटक झील में स्थित है भारत का और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबिल लामजाओ। तो इतनी बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत में जो महत्वपूर्ण मानव निर्मित झीलें हैं या जो आर्टिफिशियल झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें पहला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा गोविंद सागर झील और ये दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध के पास में है। फिर अगला है हुसैन सागर झील, ये स्थित है हैदराबाद में। फिर अगला है उदय सागर या जिसे जय समंद झील भी कहा जाता है, ये स्थित है राजस्थान में। फिर उसके बाद है नागार्जुन सागर झील और ये स्थित है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संयुक्त रूप से। तो भारत में जो आर्टिफिशियल लेक्स हैं दोस्तों उसमें आपको ध्यान में रखना है गोविंद सागर झील, जो कि भाखड़ा नागल बांध के बगल में है और ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है हुसैन सागर झील जो कि स्थित है हैदराबाद में। फिर अगली है उदय सागर और जयसमंद झील जो कि स्थित है राजस्थान में। फिर उसके बाद है नागार्जुन सागर झील जो कि स्थित है तेलंगाना और आंध्रा में। इसके बाद नोट्स में दोस्तों झीलों से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे पहला हो गया जो सांभर झील है, यह भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। फिर उसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा वेम्बनाड झील जो कि स्थित है केरल में, यह दोस्तों सबसे लंबी झील है। फिर अगला है कोलेरू झील जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में और यह दोस्तों एक मीठे पानी की झील है। तो कोलेरू झील ये स्थित है आंध्र प्रदेश में और ये एक मीठे पानी की झील है। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा लोनार झील, ये स्थित है महाराष्ट्र में और इसका निर्माण हुआ दोस्तों उल्का पिंड से। फिर पंचपोखरी झील ये स्थित है दोस्तों सिक्किम में और इसे सिक्किम की एक पवित्र झील के रूप में मान्यता है। तो सिक्किम में पवित्र झील के रूप में मान्यता किस झील को है, तो वो है पंचपोखरी झील को। इसके बाद आज की क्लास का अगला टॉपिक आप लोग देखिए भारत के प्रमुख जलप्रपात या वाटरफॉल्स। और इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, तो इसमें क्वेश्चन आएगा दोस्तों जैसे कि हो गया कुंचिकल जलप्रपात, तो पूछेगा कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है या
किस राज्य में स्थित है, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो ये आप लोग कुछ महत्वपूर्ण भारत के जलप्रपात हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 455 मीटर और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये स्थित है बाराही नदी पर, कर्नाटक में। फिर अगला है जोग या जिसे गेरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसी को कहा जाता है दोस्तों। ये स्थित है शरावती नदी पर, कर्नाटक में। फिर अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात, ये स्थित है कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। फिर उसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दूध सागर जलप्रपात, ये स्थित है दोस्तों मांडवी नदी पर, गोवा में। फिर अगला है चित्रकूट जलप्रपात, ये स्थित है इंद्रावती नदी पर और ये है कहाँ पर, तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। फिर अगला है हुंडरू जलप्रपात, ये स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड में। फिर अगला है येना जलप्रपात, ये स्थित है नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। फिर अगला है बरेही पानी जलप्रपात, ये स्थित है दोस्तों सिमलीपाल, उड़ीसा में। फिर लास्ट एक आप लोग और ध्यान में रखिएगा धुआंधार जलप्रपात, ये स्थित है नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों भारत के प्रमुख बांध या डैम। तो इसमें सबसे पहला बांध आप लोग ध्यान में रखिएगा भाखड़ा नांगल बांध, जो कि स्थित है दोस्तों सतलुज नदी पर और ये किस राज्य में है, तो ये है हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में। बाकी भाखड़ा नांगल बांध से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। फिर इसके बाद अगला बांध आप लोग ध्यान में रखिएगा हीराकुंड बांध, जो कि स्थित है महानदी पर, उड़ीसा में। और हीराकुंड बांध से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। फिर अगला बांध आप लोग ध्यान में रखिएगा टिहरी बांध, जो कि स्थित है भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। और टिहरी बांध से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत का टिहरी बांध ऐसा है जो कि दोस्तों सबसे ऊंचाई पर बना हुआ बांध है और यह लगभग दोस्तों 260.5 मीटर की हाइट पर। इसके बाद अगला बांध आप लोग ध्यान में रखिएगा सरदार सरोवर बांध, जो कि स्थित है नर्मदा नदी पर, गुजरात में। और इसी से संबंधित है नर्मदा घाटी परियोजना। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अगला बांध जो कि है नागार्जुन सागर बांध। और नागार्जुन सागर बांध ये स्थित है कृष्णा नदी पर और ये पड़ता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संयुक्त रूप से। बाकी जो नागार्जुन सागर बांध है यह दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मैसनरी डैम है। फिर अगला है रिहंद बांध और ये रिहंद बांध ये स्थित है दोस्तों रिहंद नदी पर, सोनभद्र यूपी उत्तर प्रदेश में। और इसी रिहंद बांध पर स्थित है दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, तो वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि स्थित है दोस्तों रिहंद बांध में। और रिहंद बांध किस नदी पर बना है, तो ये बना है रिहंद नदी पर, जो कि स्थित है सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। फिर अगला है कोसी बांध और कोसी बांध स्थित है कोसी नदी पर, जो कि पड़ता है बिहार में। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। फिर इसके बाद अगला बांध आप लोग ध्यान में रखिएगा गांधी सागर बांध, जो कि स्थित है चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश में। और इससे संबंधित है चंबल परियोजना। फिर अगला है इंदिरा सागर बांध, जो कि स्थित है नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जलाशय। फिर अगला है तुंगभद्रा बांध, जो कि स्थित है तुंगभद्रा नदी पर, कर्नाटक में। और यहाँ पर है दोस्तों सिंचाई और बिजली से संबंधित परियोजनाएं। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा
मेट्टूर बांध जो कि स्थित है कावेरी नदी पर और ये पड़ता है तमिलनाडु में, और यहाँ पर स्थित है एक स्टेनली जलाशय। फिर अगला है कृष्णराज सागर बांध जो कि स्थित है कावेरी नदी पर और ये पड़ता है कर्नाटक में, और यहीं पर स्थित है दोस्तों वृंदावन गार्डन। इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा माही बजाज सागर बांध, ये स्थित है माही नदी पर जो कि पड़ता है राजस्थान में, और यहीं से संबंधित है माही परियोजना। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा जवाहर सागर बांध जो कि स्थित है दोस्तों चंबल नदी पर और ये पड़ता है राजस्थान में, और इसी से संबंधित है चंबल घाटी परियोजना। तो ये दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख बांध थे जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आज की क्लास का अगला टॉपिक है दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर या गुड्स एंड सर्विस टैक्स या शॉर्ट में हो गया जीएसटी। तो जीएसटी से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जीएसटी का फुल फॉर्म दोस्तों कभी काल पूछ लिया जाता है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जीएसटी का सुझाव ये किसने दिया, तो जीएसटी का सुझाव दिया दोस्तों विजय केलकर समिति ने, और जीएसटी को 122वां संविधान संशोधन 2014 के तहत ये विधेयक दोस्तों लाया गया जीएसटी विधेयक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जीएसटी विधेयक ये लाया गया 122वां संविधान संशोधन 2014 को। फिर इसके बाद दोस्तों इसे लोकसभा में पेश किया गया 3 अगस्त 2016 को, और जब ये लोकसभा से पास हो गया तब इसे राज्यसभा में पेश किया गया 8 अगस्त 2016 को, और फिर ये जब राज्यसभा से भी ये विधेयक पास हो गया दोस्तों जीएसटी विधेयक, तब ये गया राष्ट्रपति महोदय के पास 8 सितंबर 2016 को, और राष्ट्रपति महोदय ने इस विधेयक पर अपनी सहमति दी 8 सितंबर 2016 को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत दोस्तों जीएसटी पूरे भारत में लागू कर दी गई 1 जुलाई 2017 से। फिर जीएसटी कितने प्रकार का होता है, तो जीएसटी होता है 4 प्रकार का, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों आज पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जीएसटी कितने टाइप का होता है, तो जीएसटी होता है 4 टाइप का। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जीएसटी काउंसिल को दिया गया है दोस्तों आर्टिकल 279A में, और इसकी स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2016 को, और जीएसटी काउंसिल में कुल मेंबर या सदस्य होते हैं दोस्तों 33, और जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होंगे, तो जो दोस्तों भारत का वर्तमान का प्रधानमंत्री होगा वही जीएसटी काउंसिल या परिषद का अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में जीएसटी काउंसिल या परिषद के अध्यक्ष कौन हैं, तो वो हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। बाकी इसके सदस्यों में होते हैं दोस्तों केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री। फिर इसके बाद अगला टर्म आप लोग जीएसटी का ध्यान में रखिएगा जो कि है जीएसटी टैक्स स्लैब। तो 2 अक्टूबर 2025 के पहले दोस्तों जो जीएसटी टैक्स स्लैब था वो हुआ करता था 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अक्टूबर 2025 के बाद ये दोस्तों सभी तो सेम रखे गए, लेकिन जो मैक्सिमम वाला टैक्स स्लैब था उसे कर दिया गया 40%। और ये लगता है दोस्तों तंबाकू बाकी और एल्कोहल बाकी जो दोस्तों नशे के सामान होते हैं उस पर लगाया गया है मैक्सिमम टैक्स स्लैब जो कि है 40%। तो यहाँ पर आप लोग जो मेन चीज़ है जिसे आप लोगों को ध्यान में रखना है वो है कि अक्टूबर 2025 के पहले या अक्टूबर 2025 तक जीएसटी टैक्स स्लैब कितना था, तो वो था 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो मिनिमम हो गया 0%, मैक्सिमम हो गया 28% जो कि जीएसटी टैक्स स्लैब है अक्टूबर 2025 तक या उससे पहले। लेकिन उसके बाद कितना हो गया, तो वो हो गया
0%, 5%, 12%, 18%, लेकिन मैक्सिमम वाला जो लिमिट थी उसे चेंज करके कर दिया गया दोस्तों 28% से 40% तक। इसके बाद देखिए दोस्तों जीएसटी कब लगेगा, कितने टर्नओवर पर। तो समान राज्यों के लिए दोस्तों यदि टर्नओवर है 40 लाख का तो वहां पर जीएसटी देनी होगी। टर्नओवर मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दुकान है दोस्तों, तो आप जितने का सामान खरीद रहे हैं, मान लीजिए 10 रुपए का सामान खरीद रहे हैं और इसे 15 रुपए में बेच रहे हैं, तो जो भी सामान आप खरीद रहे हैं, जो बेच रहे हैं, वो सब ऐड करके दोस्तों कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 40 लाख। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि सिर्फ फायदा होगा। तो जो टर्नओवर में क्या सीमा रहेगी, तो जो आप मतलब प्रोडक्ट खरीदेंगे, खरीदने में जो पैसा लग रहा है, बाकी जो बेचेंगे जिसमें जितना प्रॉफिट कमाएंगे, वो सब मिला के कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 40 लाख। ये कुछ समान राज्यों के लिए है दोस्तों टर्नओवर सीमा। बाकी कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए ये सीमा रखी गई है टर्नओवर की कि आपको जीएसटी देना पड़ेगा, तो वो है 20 लाख। तो कुछ राज्यों के लिए है जीएसटी टर्नओवर की सीमा 40 लाख और कुछ राज्यों के लिए है 20 लाख। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा जीएसटी से। तो जीएसटी पहचान संख्या, इसे दोस्तों दिखाया जाता है GSTIN से, जो कि होता है कुल 15 डिजिट या 15 अंकों का। फिर HSN कोड, ये क्या होता है, तो HSN कोड से दोस्तों वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था, तो वो था फ्रांस, जिसने जीएसटी कर को लागू किया 1954 में। फिर भारत में सबसे पहले जीएसटी किस राज्य ने लागू किया, तो वो था असम। और भारत का अंतिम राज्य जिसने जीएसटी लागू किया, तो वो था जम्मू और कश्मीर। इसके बाद आज की क्लास का अगला टॉपिक है योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन। तो योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते थे, तो इसके अध्यक्ष दोस्तों जो वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। तो जब इसकी स्थापना हुई थी तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग की जब स्थापना हुई थी तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाकी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि योजना आयोग हो गया, चाहे अब इसको दोस्तों चेंज करके रिप्लेस करके कर दिया गया है नीति आयोग। इसके अध्यक्ष वही होंगे जो वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री होंगे। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछता है। तो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलुवालिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि योजना आयोग का कार्य क्या होता था। तो योजना आयोग के द्वारा दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखा जाना होता था। तो योजना आयोग का यह कार्य होता था कि वो अपना पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखने का कार्य करती थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि योजना आयोग के द्वारा कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं जारी की गई। तो आइए हम लोग इन्हीं को एक एक करके देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या मुख्य बातें हुई, जहां से मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले आप लोग देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना या फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि चली थी दोस्तों 1951 से लेकर 1956 तक। और इस प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था या टारगेट था कृषि या एग्रीकल्चर विकास। और इस प्रथम पंचवर्षीय योजना को दोस्तों हैरो-डोमर मॉडल भी कहा जाता है, या ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित थी। फिर इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई। और यहाँ पर दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध और मेटूर बांध का भी निर्माण हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान।
इसके बाद आप लोग देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि चली थी 1956 से लेकर 1961 तक। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य या टारगेट क्या था, तो वो था औद्योगिक विकास या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये दोस्तों पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ये चली 1956 से लेकर 1961 तक और यहाँ पर लक्ष्य था औद्योगिक विकास और यह योजना पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। बाकी इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों भारत में हैवी इंडस्ट्रीज का निर्माण किया गया और ये किया गया भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में। फिर इसके बाद अगली पंचवर्षीय योजना आप लोग ध्यान में रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि चली थी 1961 से लेकर 1966 तक। और यहाँ पर क्या लक्ष्य रखा गया, तो यहाँ पर भी लक्ष्य रखा गया दोस्तों कृषि या एग्रीकल्चर विकास या डेवलपमेंट। और इस तीसरी पंचवर्षीय योजना को कहा गया दोस्तों गौडिगल योजना, या ये तीसरी पंचवर्षीय योजना गौडिगल योजना पर आधारित थी। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसके बाद आप लोग हरित क्रांति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो हरित क्रांति के जनक ये कहे जाते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग। बाकी भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को। और इसी में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है वर्गीस कुरियन को। फिर इसी तीसरी पंचवर्षीय की योजना के दौरान दोस्तों भारत के साथ युद्ध हुआ चीन का 1962 में और भारत का पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1965 में। इसके बाद अगली योजना आप लोग ध्यान में रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। और ये चौथी पंचवर्षीय योजना चली 1969 से लेकर 1974 तक। और यहाँ पर लक्ष्य रखा गया आत्मनिर्भरता या सेल्फ डिपेंडेंसी। और इसी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार कब बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया या नेशनलाइज किया गया, तो वो किया गया दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कि चली थी 1969 से लेकर 1974 तक। और यहाँ पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद अगली पंचवर्षीय योजना आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि है पांचवी पंचवर्षीय योजना। और पांचवी पंचवर्षीय योजना चली थी 1974 से लेकर 1979 तक। और यहाँ पर लक्ष्य या टारगेट रखा गया गरीबी उन्मूलन या पॉवर्टी एलिमिनेशन। और इस पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई। बाकी ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। फिर इसी योजना को पूरा करने के लिए दोस्तों शुरू किया गया रोलिंग प्लान 1978 से लेकर 1979 तक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था रोलिंग प्लान, तो वो शुरू किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और रोलिंग प्लान का जो अवधि या जो टर्म है दोस्तों वो है 1978 से लेकर 1979 तक। इसके बाद आप लोग अगली पंचवर्षीय योजना ध्यान में रखिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना। और छठी पंचवर्षीय योजना चली थी 1980 से लेकर 85 तक। और यहाँ पर लक्ष्य क्या रखा गया, तो छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन या पॉवर्टी एलिमिनेशन। और इस छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों भारत में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और यहाँ पर किया गया 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत में पहली बार किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 4th 5 ईयर प्लान या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। बाकी दूसरी बार भारत में कब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये किया गया दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण
छठी 5 ईयर प्लान या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। बाकी इस छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया? तो वो दिया छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसके बाद अगली पंचवर्षीय योजना आप लोग ध्यान में रखिएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना। और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना चली 1985 से लेकर 1990 तक। और यहाँ पर लक्ष्य रखा गया दोस्तों तकनीकी विकास या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। बाकी इस 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों जवाहर रोजगार योजना की भी शुरुआत हुई। फिर अगली आप लोग ध्यान में रखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 1992 से लेकर 1997 तक। और इस 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों भारत में आर्थिक सुधार किए गए। और इसी के दौरान भारत में आया एलपीजी मॉडल। एलपीजी मतलब हो गया दोस्तों लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में मतलब हो गया इसका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो भारत में एलपीजी मॉडल की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो ये हुई 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो कि चली थी 1992 से लेकर 1997 तक। बाकी विदेशी निवेश की भी शुरुआत दोस्तों भारत में मानी जाती है इस 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। और 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 2007 से लेकर 2012 तक। और यहाँ पर लक्ष्य रखा गया समावेशी और सतत विकास का या इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ का। इसके बाद दोस्तों अगली है जो कि लास्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना। और ये योजना चलनी थी 2012 से लेकर 2017 तक। और यहाँ पर लक्ष्य था दोस्तों तेज समावेशी और सतत विकास या फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। लेकिन ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों ये अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। इसे 2015 में समाप्त करके यहाँ पर इसके स्थान पर लाया गया नीति आयोग। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिए प्लानिंग हॉलीडेज, मतलब जो पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान जारी किए गए उसमें कितने साल की छुट्टियां थी? तो इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा छुट्टी थी दोस्तों सबसे पहले 1966 से लेकर 1969 तक। तो यहाँ पर हो गई 3 साल की छुट्टी। फिर उसके बाद दूसरी बार योजना आयोग ने दोस्तों 5 ईयर प्लान जारी करने के मध्य में छुट्टी रखा 1979 से लेकर 1980 तक। फिर तीसरी बार इसमें छुट्टी थी 1990 से लेकर 1992 तक। तो यहाँ पर हो गया 1 साल, फिर यहाँ पर हो गया 2 साल। तो टोटल दोस्तों कुल 6 साल की छुट्टियाँ थी। मतलब योजना आयोग ने जो अपना 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजनाएं जारी किया था उसके बीच में। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कुल 6 साल की छुट्टियां या हॉलीडे था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा इसी से संबंधित अगला पॉइंट कि भारत सरकार ने योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर लाया नीति आयोग। तो नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। और इसके भी अध्यक्ष जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वर्तमान के, वही योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो इसी के तर्ज पर रखा गया दोस्तों नीति आयोग को भी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री होंगे। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है श्री नरेंद्र मोदी जी। बाकी इसके उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों वर्तमान में? तो वह है अशोक कुमार लाहिड़ी। और इसके सीईओ या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं निधि छिब्बर।
इसके बाद दोस्तों आप लोग जनगणना या सेंसस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो यहां से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत में पहली बार जनगणना ये कब हुई? तो ये हुई 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। तो भारत में पहली बार जनगणना हुई 1872 में, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल था या वायसराय था लॉर्ड मेयो। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत में पहली नियमित जनगणना कब कराई गई? तो ये कराई गई दोस्तों 1881 में, और यहाँ पर गवर्नर कौन था भारत का? तो वो था लॉर्ड रिपन। फिर इसके बाद दोस्तों हर 10 वर्षों के अंतराल पर भारत में जनगणना कराई गई। फिर 2011 में जो जनगणना हुई भारत में, वो कौन सी जनगणना थी? तो 2011 में दोस्तों जो भारत में जनगणना कराई गई वो थी कुल मिलाकर 15वीं जनगणना, लेकिन ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। और 2021 में दोस्तों जो जनगणना थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया। बाकी अभी इस समय 2026-27 में ये जनगणना कराई जा रही है। इसके बाद आप लोग 2011 की जो जनगणना हुई थी दोस्तों उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो वो है 121 करोड़, जिसमें लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो वह है 943। लिंगानुपात मतलब कुल 1000 पुरुषों पर दोस्तों कितनी महिलाएं हैं? तो वो है 943। तो भारत का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वह है 943। फिर बाल लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वह है 919। और जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वह है 382 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब यह है दोस्तों कि पर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में भारत में कम से कम 382 लोग रहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो वह है 74.04%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 82.14% और महिला साक्षरता दर है 65.46%। इसके बाद आप लोग 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों राज्यों से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखिएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो पहले स्थान पर आता है दोस्तों यूपी, दूसरे पर आता है महाराष्ट्र। फिर सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसमें दोस्तों सबसे कम है सिक्किम, उसके बाद आता है मिजोरम। फिर सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है दोस्तों भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार? तो पहले पर आता है केरल, दूसरे पर है दोस्तों मिजोरम। और सबसे कम साक्षरता दर भारत के किस राज्य की है? तो वो है बिहार की। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो वो है केरल का। और सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो वो है हरियाणा का। इसके बाद आप लोग केंद्र शासित प्रदेशों से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूटी या यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश कौन है भारत का? तो वो है दोस्तों दिल्ली। बाकी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो है दिल्ली। फिर सबसे मिनिमम या सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का? तो वो है लक्षद्वीप। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, सबसे अधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो भी है दोस्तों लक्षद्वीप। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान में रखना है कि सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो है दादर नागर हवेली। इसके बाद दोस्तों आप लोग कृषि से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखिएगा जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर दोस्तों कृषि की जाती है या वो कृषि योग्य है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि की जाती है या वो कृषि योग्य है। बाकी कृषि दोस्तों ये राज्य सूची या स्टेट लिस्ट का विषय है जो कि आती है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो
कृषि ये राज्य सूची का विषय है या स्टेट लिस्ट का ये दोस्तों सब्जेक्ट है और ये आता है संविधान की 7वीं अनुसूची या 7वीं शेड्यूल के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत में लगभग दोस्तों 45 से 50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और जीडीपी में दोस्तों कृषि का योगदान है लगभग 15 से 17% 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार। उसके बाद दोस्तों जो फसलें होती हैं उनका टाइप आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहली है रबी की फसल, जिसकी बुआई होती है दोस्तों अक्टूबर नवंबर में और इसकी कटाई या हार्वेस्टिंग होती है मार्च अप्रैल के महीने में। और रबी की मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और आलू। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गेहूं उत्पादन में भारत दुनिया में दोस्तों दूसरे स्थान पर आता है चीन के बाद। इसके बाद अगली फसल आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि है खरीफ की फसल, जिसकी बुआई होती है दोस्तों जून जुलाई के महीने में और इसकी कटाई की जाती है अक्टूबर नवंबर में। और खरीफ की मुख्य फसलें हैं धान, मक्का, कपास, गन्ना, सोयाबीन और मूंगफली। फिर यहीं पर आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में ध्यान में रखिएगा कि धान उत्पादन में भारत दोस्तों दुनिया में दूसरे स्थान पर है चीन के बाद। इसके बाद है जायद फसलें और इसका समय होता है दोस्तों मार्च से जुलाई तक और ये गर्मियों की फसल कही जाती है जायद फसलें। बाकी इसमें जायद फसलों के अंतर्गत आते हैं तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, मूंग, जूट, ये सब। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा नकदी फसलें कौन कौन सी हैं। तो नकदी फसलों में आती है दोस्तों गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू और तिलहन। फिर इसके बाद गेहूं के उत्पादन के संबंध में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गेहूं के उत्पादन में अगर देश में लिया जाए तो पहले स्थान पर है दोस्तों चीन, दूसरे पर है भारत। बाकी भारत में राज्यों में गेहूं के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है हरियाणा, फिर उसके बाद है दूसरे पर है पंजाब, फिर उसके बाद है हरियाणा, फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद चावल के उत्पादन में दोस्तों देशों में यदि लिया जाए तो पहले पर आता है चीन, दूसरे पर है भारत। और राज्यों के संदर्भ में दोस्तों सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है यूपी, फिर उसके बाद है पंजाब, फिर है तेलंगाना। फिर इसके बाद अगली फसल आप लोग ध्यान में रखिएगा कपास, और कपास के भी उत्पादन में पहले स्थान पर है चीन, दूसरे पर है भारत। और राज्यों में सबसे ज़्यादा कपास होती है दोस्तों गुजरात में, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे पर है तेलंगाना। उसके बाद जूट उत्पादन में दोस्तों अगर देश में लिया जाए तो पहले स्थान पर आता है बांग्लादेश, दूसरे पर है भारत। और राज्यों के संदर्भ में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, फिर उसके बाद दूसरे स्थान पर है बिहार, फिर उसके बाद है असम। फिर चाय के उत्पादन में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किस राज्य में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो पहले स्थान पर है दोस्तों असम, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद है तमिलनाडु। फिर कॉफ़ी के उत्पादन में पहले स्थान पर भारत का कौन सा राज्य है, तो है दोस्तों कर्नाटक, उसके बाद दूसरे स्थान पर है केरल, उसके बाद तीसरे पर है तमिलनाडु। फिर सरसों के उत्पादन में दोस्तों पहले स्थान पर भारत का कौन सा राज्य है, तो है राजस्थान। सोयाबीन के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर आता है, तो है दोस्तों मध्य प्रदेश, जिसे सोया स्टेट भी कहा जाता है भारत का। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा रबर उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर आता है, तो वो है केरल। फिर नेक्स्ट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा गन्ना उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद दोस्तों है महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, फिर आता है कर्नाटक। बाकी यहीं पर दोस्तों आप लोग एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। इसके बाद आप लोग कृषि अनुसंधान केंद्रों को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में खासकर। तो इसमें पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये है कटक में। फिर अगला आपको ध्यान में रखना है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये स्थित है लखनऊ में।
फिर अगला है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? तो ये है नागपुर में। फिर अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, ये स्थित है दोस्तों शिमला में, और ये NTPC में पूछ चुका है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों करनाल हरियाणा में। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बैरकपुर में, वेस्ट बंगाल में। फिर अगला है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों राजमुंदरी में। फिर अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में। फिर नेक्स्ट है भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। फिर अगला है केंद्रीय नारियल संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कासरगोड में। फिर लास्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पुणे में। इसके बाद दोस्तों आप लोग कृषि विधियां ध्यान में रखिएगा, तो इसमें सबसे पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा मधुमक्खी पालन को किस कृषि विधि के अंतर्गत रखा जाता है? मधुमक्खी पालन की विधि को क्या कहा जाता है कृषि में? तो वो कहा जाता है एपीकल्चर। फिर दूसरा है मछली पालन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पीसीकल्चर। फिर अगला है रेशमी कीटों का जो पालन किया जाता है उसे कौन सी विधि कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सेरीकल्चर। फिर फूलों की खेती को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। फिर अंगूर की खेती को कहा जाता है विटिकल्चर। फिर अगला है सब्जियों के उत्पादन को कौन सी विधि कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ओलेरीकल्चर। फिर फलों के उत्पादन को दोस्तों कहा जाता है पोमोलॉजी। फिर बागवानी को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर, और वर्मी कंपोस्ट जो उर्वरक बनाई जाती है दोस्तों उसे कहा जाता है वर्मी कल्चर। फिर बिना मिट्टी की खेती को कहा जाता है दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स। इसके बाद अगले पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कृषि क्रांतियां कौन कौन सी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है दोस्तों हरित क्रांति, दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति, मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, और उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति, और तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है टमाटर और मांस या मीट के उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति, फूलों के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति, और फलों के उत्पादन से संबंधित है दोस्तों सुनहरी क्रांति, और आलू के उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। तो थैंक यू दोस्तों, इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।